हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम फिर से अपना रिमेनिंग चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पार्ट 2 एंड चैप्टर 2, क्लास 10 ज्योग्राफी। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इसे देखिएगा। तो बेस्ट आउटकम निकल के आएगा। ठीक है। अभी तक हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना था। बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी। फिर उसके बारे में हमने इंडिया में फ्लोरा फौना के बारे में जाना था। हमने फ्लोरा टर्म भी जाना था, फ्लोरा का मतलब क्या होता है, फौना का मतलब क्या होता है। फिर हमने नॉर्मल स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, वनरेबल स्पीसीज के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने इनके कुछ जाने थे फोटोज, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आपको याद होगा कि इनको आपको पहचानना आना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, इनका नाम क्या है। ये इंडियन राइनोसोरस है, इंडियन वाइल्ड एस है, लायन टेल्ड मकैक है, गेंजेटिक डॉल्फिन है, एशियाटिक एलिफेंट है। तो आपको इनको पहचानना आना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, रेयर स्पीसीज के बारे में पढ़ा था। रेयर स्पीसीज क्या होती हैं, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होती हैं। इनके कुछ फोटोज देखे थे, इनमें से ये और ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फिर उसके बाद हमने इनको भी देखा था। ये भाई साहब पता नहीं पत्थर पे चढ़े हुए हैं, कुछ देख रहे हैं दूर से कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो और ये भी नोटिस कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। उसके बारे में हमने जाना था कि सबसे पहले क्या 1972 में क्या आया था, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था 1980 और 1986 में। फिर हमें ध्यान आया कि अरे, एनिमल्स के साथ तो प्लांट को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो 1991 में क्या लेके आए, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लेके आए हम। सबसे पहले कितनी स्पीसीज, प्लांट की कितनी स्पीसीज प्रोटेक्ट करने की बात की थी हमने, 6 स्पीसीज, राइट। यहाँ तक। और फिर हमने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी जाना था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में। क्यों, पोचिंग रोकने के लिए। पोचिंग का मतलब क्या होता है, शिकार, शिकार रोकने के लिए हम 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए। क्यों, इसका कारण क्या था लाने का, प्रोजेक्ट टाइगर लाने का कारण था कि लगातार जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होते चली जा रही थी। फिर हमने क्या पढ़ा था, कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में भी जाना। फिर उसके बाद हमने स्कैड ग्रुप्स के बारे में भी जाना। स्कैड ग्रुप्स के साथ साथ हमने क्या पढ़ा कि मुंडा और संथल किस चीज की पूजा करते हैं, महुआ और कदम्बा ट्री की पूजा करते हैं। और जो उड़ीसा और बिहार के जो ट्राइब्स हैं वो किस चीज की पूजा करते हैं, टर्माइट और मैंगो की पूजा करते हैं। और बेसिकली हम चारों तरफ देख ही लेते हैं कि पीपल और बनियन ट्री की पूजा हम भी करते हैं, और हमें आसानी से देखने को मिल जाता है ये। फिर एक बिश्नोई विलेज है जहाँ बिश्नोई समाज के बारे में भी हम जानते हैं, जो कि राजस्थान का ग्रुप है। एक कंट्रोवर्सी भी आपने सुनी होगी कि सलमान खान ने एक ब्लैक बग जिसे चिंकारा बोलते हैं उसको मार दिया था। उसके बाद से काफी कंट्रोवर्सी, वो यही बिश्नोई विलेज है, यही बिश्नोई समाज है जो कि ब्लैक, जो जिनकी कम्युनिटी का इंटीग्रेटेड पार्ट है, ब्लैक बग, नील गाय, पिकॉक। तो ये ना तो खुद हार्म करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ना किसी को हार्म करने देते हैं। इसीलिए इतना इशू चला था, राइट। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो फॉरेस्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है बेसिकली, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। नाम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इन्हीं के नाम से हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई टफ नहीं है, इजी इजी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम जानेंगे। तो रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फॉरेस्ट रिजर्व। मतलब आधे से ज्यादा जितना भी टोटल फॉरेस्ट लैंड है हमारे इंडिया में अवेलेबल, उसे हमने क्या, रिजर्व फॉरेस्ट के रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं, 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, 1/3, 1/3 फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर डिक्लेयर कर रखा है। फिर अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन से होते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं, दीज आर द फॉरेस्ट वेस्ट लैंड्स बिलोंग्स टू बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल।
दोनों को बिलोंग करती है। ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, कि जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल और कम्युनिटीज साथ मिलकर काम करते हैं, उन्हें हम अनक्लास्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड पार्ट ऑफ गुजरात वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट और गुजरात में मैक्सिमम मतलब unclassed forest मिलते हैं। Preserved and protected forest are also referred to as permanent forest। इन्हें क्या परमानेंट फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। विच आर मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर, किस लिए, टिम्बर उगाने के लिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस और प्रोटेक्टिव रीजंस की वजह से रखा जाता है। और हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट एरिया है परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर। और रिजर्व और प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट होते हैं, इन पर गवर्नमेंट क्या करती है, पोचिंग या फिर कटिंग ऑफ ट्रीज और एंट्री, इन सब में चाहे तो वो अलाउ नहीं करती है, यहाँ अलाउ नहीं होती है। राइट, समझ में आ गया। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, इसमें हम जानेंगे कि कम्युनिटी जो नॉर्मल कम्युनिटी होती है वो कैसे कंजर्व कर रही होती है वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को, तो हम इसके बारे में जानेंगे। राइट, तो कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ कुछ स्टेप्स लिखे हैं जो कि कॉमन लोगों ने, हमारे और आपके जैसे लोगों ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। जैसे कि सबसे पहले सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसे देखने से पहले हम पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये है क्या है, राजस्थान का मैप है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप, सरिस्का टाइगर रिजर्व है इस वाली लोकेशन पे। राइट, दिख गया। चलिए वापस से आते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो विलेजर्स ने क्या किया, जो माइनिंग शुरू होने वाली थी उसे रोक दिया। फिर उसके बाद हमने देखा, नेक्स्ट पे आते हैं, द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर डिस्ट्रिक्ट आपने देखी यहाँ पे, ये अलवर वाला एरिया है, ये वाला अलवर डिस्ट्रिक्ट है पूरा। राइट, तो 5 विलेजेस यानी 5 गांव, अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 गांव मिलके उन्होंने क्या किया, 1200 हेक्टेयर जो लैंड था, 1200 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट था, एज द भैरवदेव डाकव सेंचुरी के नाम से पॉपुलर कर दिया। विलेजर्स कम अप विद देयर ओन सेट ऑफ रूल्स। और विलेजर्स ने क्या किए, खुद ही अपने रूल्स और रेगुलेशन बना दिए, जिसमें कि हंटिंग अलाउ नहीं थी। राइट, फिर दे ऑल्सो प्रोटेक्टेड द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट आउटसाइड एंक्रोचमेंट। तो आउटसाइड एंक्रोचमेंट, बाहर के लोग जितने भी आते थे तो उनके वाइल्ड लाइफ को उन्होंने उससे भी बचाया। राइट, फिर उसके बाद आते हैं चिपको मूवमेंट। ये तो हम 6-7 में सुन के ही आ रहे होते हैं चिपको मूवमेंट के बारे में। राइट, जिसमें लोगों ने क्या किया था, ट्रीज को हक कर लिया था कि अगर ट्रीज को काटना है तो उससे पहले हमें काटना पड़ेगा आपको, ऐसे करके उन्होंने ट्रीज को बचाया था। द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज was one of the successful attempt to resist deforestation in several areas। तो डिफोरेस्टेशन को रोकने के लिए एक और कम्युनिटी अटेम्प्ट हुआ था, जो कि चिपको मूवमेंट के नाम से हम याद रखते हैं। द मूवमेंट ऑल्सो रिजल्टेड द कम्युनिटी एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन दो टर्म होते हैं, एक तो होता है एफोरेस्टेशन और दूसरा होता है डिफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को लगाना, फॉरेस्ट को वापस से स्टेब्लिश करना। डिफोरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को हटाना, यानी पेड़ों को काटना। राइट, फिर उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट पे, फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी, नव नवदन Navdanya have shown that adequate level of diversified crop production without the use of synthetic chemical are possible, economical viable। मतलब बीज बचाओ आंदोलन एक
फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन, यहाँ पर क्या किया था इन लोगों ने कि जो सिंथेटिक केमिकल्स आते थे उनको यूज किए बिना भी फार्मिंग पॉसिबल है, डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स प्रोडक्शन पॉसिबल है, इकोनॉमिकल वाइबल है। मतलब आप उनसे पैसे भी कमा पाओगे, ऐसा नहीं होगा प्रोडक्शन कम नहीं होगा। तो इन्होंने वो करके दिखाया था। फिर उसके बाद लास्ट पे आते हैं इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1988 में आया था, जो कि प्रोग्राम फर्निश्ड अ गुड एग्जांपल ऑफ इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या किया, गवर्नमेंट और कम्युनिटी साथ आई और इन्होंने जो भी फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए और डिग्रेडेड फॉरेस्ट को वापस से रिस्टोर करने के लिए काम किया। तो इनका नाम जरूर याद रखेंगे, बाद में काम आएगा। अभी फिर से बता रहा हूँ, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो कि 1988 में आया था, जिन्होंने क्या किया था गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और क्या किया था, फॉरेस्ट को कटने से बचाया और रिस्टोर किया, जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुका था उसे रिस्टोर किया। बीच बचाओ आंदोलन ने क्या किया भाई, यहाँ पर सिंथेटिक केमिकल्स को यूज किए बिना क्रॉप डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन किया गया। चिपको मूवमेंट में हमने ट्रीज को कटने से बचाया। फिर भैरव देव ढाका सेंचुरी में क्या किया, 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर दिया 5 गांवों ने मिलकर। और फिर क्या किया, वहां पर हंटिंग, अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए और हंटिंग अलाउ नहीं की, आउटसाइड एंक्रोचमेंट नहीं अलाउ किया। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा कि यहाँ पे माइनिंग को रोक दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व, भैरवदेव दाकव सेंचुरी, चिपको मूवमेंट, बीच बचाओ आंदोलन और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1988 का। राइट। फिर हमने देखा अलवर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर 5 गांव मिलकर आए थे, सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में जाना। फिर उसके बाद अब आ चुके हैं हम अपने एक्सरसाइज के ऊपर। राइट। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? किसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होता है? नॉट वर्ड जरूर याद रखिएगा। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यार इसमें तो हमने पढ़ा ही था कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट को कम्युनिटी ने वापस से लगाया था। चिपको मूवमेंट, यहाँ पर भी फॉरेस्ट कम्युनिटी ने बचाई थी। बीच बचाओ आंदोलन, भाई यहाँ पर भी क्या किया था, विदाउट केमिकल फार्मिंग करके दिखाई थी ना इन्होंने। डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसमें जरूरत नहीं होती है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिमार्केशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। रिजर्व फॉर, अच्छा मैच द फॉलोइंग, अब इन्हें मैच करना है। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं? तो सबसे पहले अनक्लास्ड फॉरेस्ट ढूंढते हैं। ठीक है, अनक्लास अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। तो हमने क्या पढ़ा था कि ये दोनों को मिलते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों इनको होल्ड करते हैं, उसे हम अनक्लास्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, या फिर फॉरेस्ट आर रेगुलेटेड एज मोस्ट वनरेबल एज अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। अब ये किस पे लगना है, इस पे या फिर इस पे, ये इन दोनों को, ये आपका होमवर्क है, करके आएंगे। और नहीं अगर आपको समझ में आता है तो मैं पीडीएफ में आंसर दूंगा। राइट, तो वहां से चेक कर लेंगे। क्लियर है इतना? और फिर रिजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आर रेगुलेटेड एट मोस्ट वनरेबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, और फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर आप पे छोड़ता हूँ। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। फिर थर्ड पे आ जाते हैं। 30 वर्ड्स में आंसर लिखना है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, हमने देख लिया। वाई बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ किस पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, इन सभी चीजों पे तो ह्यूमन लाइफ डिपेंडेंट है। ठीक है। हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे अफेक्ट कर रही हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं। कैसे? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, हमें और जगह की जरूरत पड़ रही है, तो इनके
जो फ्लोरा फोना का जो लैंड एरिया होता है वो क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज होते जा रहा है। डिक्रीज होने की वजह से डिप्लीट हो रहा है, तो ये डायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं, राइट। फिर डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। हमने अभी 3-4 एग्जाम्पल पढ़े जो ऊपर। क्या पढ़ा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ा, बीच बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ा, और एक और कौन सा पढ़ा था अपन ने, भैरव देव धाकब सेंचुरी के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये सारी चीजें। राइट अ नोट ऑन गुड practices towards conserving the forest and wildlife। गुड प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, कुछ कुछ आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा, बाकी आपको खुद सोचना है, राइट। और अगर नहीं समझ में आए तो आंसर्स आपको पीडीएफ में टेलीग्राम या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी, राइट। समझ में आ गया। एक क्विक रिवीजन और करते हैं शुरू से, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे। तो ज्योग्राफी चैप्टर 10, ओ सॉरी चैप्टर 2, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसमें हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना। फिर हमने फ्लोरा और फौना के बारे में पढ़ा। फिर हमने जाना नॉर्मल स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, वनरेबल स्पीसीज, और रेयर स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, एक्सटेंट स्पीसीज। इनको कैटेगराइज किसने किया था, आईयूसीएन ने, राइट। फिर उसके बारे में कंजर्वेशन के बारे में जाना। 1972 में हम सीरियस हुए कि हमें इंडियन वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। फिर 1980 1986 में कुछ और एक्ट लाए। फिर हमें रियलाइज हुआ कि वाइल्ड लाइफ के अलावा प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले 6 स्पीसीज को हमने प्रोटेक्ट किया। फिर हमने जाना प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, जो कि 1973 में आया था। फिर उसके बाद हमने स्कैट ग्रुप्स के बारे में जाना। मुंडा और संथल जो जैसे ट्राइब्स के बारे में पढ़ा, जो कि महुआ और कदम्बा की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार के ट्राइब्स के बारे में जो इमली और आम की पूजा करते हैं। पीपल और बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, इनके बारे में जाना। बिश्नोई समाज के बारे में, बिश्नोई विलेज के बारे में जाना, जो कि ब्लैक बग, नीलगाय और क्या मोर की पूजा करते हैं, या फिर उनको अपनी कम्युनिटी का इंटीग्रेटेड पार्ट मानते हैं और ना हार्म करते हैं, ना किसी को हार्म करने देते हैं। फिर हमने फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा कि फॉरेस्ट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इन इंडिया। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको मैनेज करता है, तो अलग अलग प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग इनको रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड फॉरेस्ट में क्लासीफाई कर देता है। इसका आंसर अभी देखना, अब यहाँ से मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या, परमानेंट फॉरेस्ट के बारे में जाना, और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में ही पढ़ा। फिर हमने जाना कम्युनिटी एंड कंजर्व, कम्युनिटी कैसे कंजर्व करती है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, वो देखा। सरिस्का टाइगर रिजर्व का एक एग्जांपल देखा, भैरव देव का एक एग्जांपल देखा, चिपको मूवमेंट, बीच बचाओ आंदोलन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का एक एग्जांपल देखा। फिर हमने मैप में लोकेशन देखी एग्जैक्टली ये कहाँ पर है, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए हमने। बाकी जो मैंने नहीं किए हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट दैम। थैंक यू फॉर द डे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज सजेस्ट मी इफ यू वांट समथिंग एल्स अदर देन दिस, राइट। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिएगा। ऑल्टरनेट डेज में हम ज्योग्राफी की क्लास 10th की बुक कंप्लीट करेंगे। ऑल्टरनेट डेज में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।